ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। सो डिविडेंड होता क्या पहले वो समझ लेते हैं, बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है। वैसे मेरा नाम संदीप है एंड हम लोग स्टॉप्स 24 पे हैं एंड ये वाला जो डिविडेंड का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और उस ग्रुप के अंदर आपको सारा जो भी डिटेल मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शन है। एंड इसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, और अगर नहीं दिया रहा है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहां पे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ डिक्लेरेशन हम लोग डिविडेंड के बारे में डिस्कस करने वाले थे, सेक्शन 123, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। एंड एक अच्छी चीज, एक मजेदार बात, डिविडेंड के साथ हम लोग को हमेशा सेक्शन SS3 पढ़ना पड़ता है। ओके, सो SS3 हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले, बिकॉज मेरा वीडियो हमेशा शॉर्ट होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड डील करता है, सो ये वीडियो शॉर्ट है। डिविडेंड के बारे में जो डिस्कस करना था हमको, डिविडेंड होता क्या है। एक कंपनी में आप शेयर खरीदोगे, राइट, शेयर परचेस किया हुआ है। अब उस शेयर के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली कंपनी अर्न करेगी, प्रॉफिट करेगी, एंड उस प्रॉफिट जनरेट करने के बाद वो कंपनी क्या करेगी, रिटर्न करेगी, है ना। कुछ जो प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट को रिटर्न करेगी अपने शेयर होल्डर्स के साथ। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। नाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे, मतलब किस तरीके से, जो प्रोसीजर है वो क्या है, सो वो चीज डील करता है सेक्शन 123। किस तरीके से डिविडेंड देना है, क्या क्या कंप्लायंस है लॉ के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो सारे बात हम लोग को 123 के अंदर डिस्कस करने हैं। ओके, वेयर इज माय कॉल। सो सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, हम लोग सेक्शन वाइज, सबसेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज सारा कुछ करके हुए डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, क्लॉज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो डिविडेंड के बारे में बात करें, सेक्शन 123 के बारे में बात करें हम लोग। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी डिविडेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हो ना, तो ये याद रखना हमेशा, डिपॉजिट का एक सेक्शन आता है, सेक्शन 73 एंड 74। ये बात वैसे सबसे लास्ट में बोली गई है, सब सेक्शन 6 में बोला गया है। आपके पास जो भी बुक है आप ओपन कर लो, अगर नहीं है तो आप ये वाला ओपन कर सकते हो, ebook.mca.gov.in, शायद दिख रहा होगा। ये ई बुक एमसीए का अपना खुद का वेबसाइट का जो एक ई बुक है, जहाँ पे सारा कुछ अमेंडेड मिलता है और हमेशा फुल्ली अमेंडेड रहता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो मैं ई बुक यूज करने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप अपना बुक यूज कर सकते हो, जो भी बुक यूज करोगे मैटर सब में सेम रहेगा। ओके, या फिर बेयर एक्ट है तो और बेस्ट है। सो डिविडेंड के बारे में बात करें तो अगर 73 एंड 74 के साथ आप कंप्लाई नहीं करो, मतलब डिपॉजिट के सेक्शन के साथ अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, देन आप डिविडेंड इशू नहीं कर सकते हो। डिविडेंड इशू करने के लिए प्रोहिबिट है, सब सेक्शन 6 में बोला गया है, जो कि इस सेक्शन का सबसे लास्ट सब सेक्शन है। ठीक है, जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, भूल जाते हैं लोग, छोड़ देते हैं, इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ। डिपॉजिट के साथ अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, आपकी कंपनी डिपॉजिट के साथ कंप्लाई नहीं करती है, तो फिर आप डिविडेंड दे ही नहीं सकती, बात खत्म। नाउ नेक्स्ट इज, तो डिविडेंड देंगे कैसे। ओके, सबसेक्शन 1 में बोला गया, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल एक्सेप्ट, मतलब डिविडेंड कंपनी दे ही नहीं सकती है कोई सी फाइनेंशियल में, एक्सेप्ट कुछ तरीके बताएंगे, इन तरीकों को अप्लाई करेगी तभी डिविडेंड दे सकती है, अदरवाइज डिविडेंड देना पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या कंप्लायंस करने होंगे। सबसे फर्स्ट, सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ए, क्लॉज ए में क्या बोला गया, सोर्सेस रिलेटेड। सबसेक्शन 1 हमेशा सोर्सेस से रिलेटेड डील करता है। सोर्सेस मतलब क्या होता है, डिविडेंड कहाँ से देंगे, वो पैसा आएगा कहाँ से, पैसा आने के लिए पॉइंट होना चाहिए, पैसा लाएंगे कहाँ से, तो उसके लिए भी प्रोविजन है, सोर्सेस बोल सकते हैं हम लोग इसको। मैं इसको सोर्सेस के नाम पे लिखा हूँ, आपके बेयर एक्ट में हो सकता है सोर्सेस वर्ड ना लिखा हो पर्टिकुलरली, बट अगर आप क्लॉज 1A, B एंड क्लॉज E को देखेंगे, सॉरी 1A, B को देखेंगे, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सोर्स से रिलेटेड डील कर रहा है। क्लॉज ए में बोला गया कि आप डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपने प्रॉफिट कमाए हैं वहां से दे सकते हैं, बट कंडीशन है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। ना क्वेश्चन आएगा, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें, हमने इनकम टैक्स में कुछ और पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े, मतलब डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें, इनकम टैक्स में कुछ और पढ़े, अकाउंट्स में कुछ और पढ़े, है ना। तो कंपनीज एक्ट में कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एक शेड्यूल 2 है कंपनीज एक्ट का। ओके, ये बात सबसेक्शन 2 में बोली गई है। शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया कैसे डिप्रिसिएशन आपको पे करना है, कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, नॉट पे, दैट इज चार्ज। तो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है वो हमारा शेड्यूल 2 बोल देता है। ओके, एंड एक बात बोला गया, किस जो भी आपने प्रॉफिट कमाए हैं, उन प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जो भी मेरा अर्निंग है, इनकम है, उन प्रॉफिट में से किसको किसको एक्सेप्ट कर देना है, किसको किसको बाद दे देना है, इन अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। अगर मेरे बैलेंस शीट में, मेरे प्रॉफिट वाले सेक्शन में 50,000 का प्रॉफिट है, एंड उस 50,000 में 30,000 रुपया मेरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है 30,000, तो ये 30,000 मैं कंसिडर नहीं कर सकता फॉर पेइंग डिविडेंड, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नाउ
जो डिविडेंड पे करने के लिए जो 30,000 यूज नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ 20,000 बचा, अब इस 20,000 में ही मैं डिविडेंड दूंगा। ओके, मतलब डिप्रिसिएशन पहले चार्ज कर दिया, पहले तो मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया, एग्जांपल 50,000 का प्रॉफिट कमाया, 50K का प्रॉफिट कमाया, एंड ये 50K का प्रॉफिट में हम लोग, मेरा डिविडेंड मिल गया, मान लो डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 10,000, एग्जांपल है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। इसके बाद ये वाले जो प्रॉफिट्स है, ये वाले जो अर्निंग होंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, हर साल रिवैल्यूएट होता है ना, लाइक लैंड बिल्डिंग 50,000 बढ़ गया, तो लैंड बिल्डिंग 50,000 बढ़ गया, मतलब ये क्या एक्चुअल अर्निंग है? नहीं, ये तो अर्निंग है ही नहीं, ये तो मेरा एसेट पहले से पड़ा था जो अर्न, जिसका इज्जत बढ़ गया, जब बेचेंगे तब तो मार्केट से रिटर्न होगा ना, तो ये वाला एसेट, ये इस वाले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट को यूज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी, नोशनल गेन, वो गेन जो मेरा हुआ ही नहीं है, मतलब कंपनी का खुद का एक प्रॉपर्टी है, खुद का एक जमीन है, ओके, जिसके ऊपर उसका ऑफिस है, कंपनी के खुद के ऑफिस के ऊपर अगर वो ऑफिस कंपनी का खुद का नहीं होता, किसी और का होता, और वो रेंट पे लेता, तो कंपनी को 10,000 रुपए रेंट पे करने पड़ते, एग्जाम्पल। तो कंपनी 10,000 रुपए रेंट पे करती, लेकिन कंपनी का ओन है, तो कंपनी 10,000 रुपए यहाँ बचा रही है, तो ये जो 10,000 बचा रही ना, जो कि अर्निंग है नहीं बट बचा रही है, दूसरे तरीके से अगर रेंट लिए होते तो हम बचाते, दैट इज कॉल्ड नॉशनल गेन। जो मेरा गेन हुआ ही नहीं है उसको हम नॉशनल गेन मानेंगे। ओके, नेक्स्ट, अनरियलाइज गेन, वो गेन जो मेरे को रियलाइज आज नहीं हुआ है, मतलब मेरे को ऐसा हमको लग रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट में ये इतना अर्निंग हो जाएगा, जो गेन हुआ ही नहीं, या फिर किसी चीज में मेरे को इतना अर्निंग होना फिक्स है, बट वो गेन आज के डेट पे नहीं है ना, जब आज के डेट पे हो जाएगा अर्ना तब हम यूज करेंगे, जब तक वो गेन हुआ नहीं है वो अनरियलाइज गेन है, भले वो डिक्लेयर हो गया होगा कि हमको मिलेगा फिक्स है, बट फिर भी जब तक वो मेरे को मिल ना जाए हम उसको यूज नहीं कर सकते, दैट इज अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्लियर? क्लॉज ए क्लियर हो जाना चाहिए, प्रॉफिट से दे सकते हैं, पहले डिप्रिसिएशन दे देंगे, अनरियलाइज गेन खोजेंगे, उसके बाद नोशनल गेन देखेंगे एंड रिवैल्यूएशन एसेट देखेंगे, इन तीनों को हटा देंगे पहले तो प्रॉफिट में से, डेप्रिसिएशन पे करेंगे, पहले हटा लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन अपने शेयर होल्डर्स के अंदर बांटना होगा। सब क्लॉज क्लॉज जो डी है वो क्या बोलता है, आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा क्यों देगा, क्लॉज बी देखो ध्यान से, क्लॉज बी बोला आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंट ऑफ गारंटी गिवन बाय दैट कंपनी दैट गवर्नमेंट, मतलब वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर डिविडेंड मतलब पैसा देता है, किस लिए, परसुएंट ऑफ गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट, मतलब सम टाइम गवर्नमेंट गारंटी देती है कि इस कंपनी में हम गारंटी देते हैं कि जो भी है इसका इतना 50,000 50 लाख जो भी अमाउंट हम गारंटी देते हैं कि आपको पेमेंट करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप पेमेंट कर पाओगे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो अगर ऐसा चीज के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है और गवर्नमेंट पहले से बोल दिया है कि हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे आप डिविडेंड देने के लिए, इन दैट केस आप डिविडेंड, वो पैसा आपको डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके प्रोवाइडो क्लॉज में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोवाइडेड लिखा हुआ, प्रोवाइजो क्लॉज में लिखा हुआ है कंपनी में ट्रांसफर टू रिजर्व, कंपनी का अगर मन करे तो कंपनी चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है रिजर्व, कंपनी के पास वर्ड क्या है, में, कंपनी में ट्रांसफर, कंपनी अगर चाहे तो रिजर्व ट्रांसफर कर सकती है, अदरवाइज अगर नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, भाई नहीं ट्रांसफर करे तो प्रॉब्लम नहीं, वो डिविडेंड इशू कर सकती है, मतलब पे कर सकती है, बट अगर मन किया नहीं यार हम लोग रखेंगे लंबे टाइम के बाद इशू करेंगे, इट इज नॉट मैंडेटरी कि जरूरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड पे करे हर साल, कंपनी के ऊपर है, अगर कंपनी को लगा कि हमको पे करना चाहिए तो पे करेगी, नहीं लगा तो नहीं पे करेगी, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कंपनी। ओके, फिर बोला गया एक और प्रोवाइडो क्लॉज आता है इसी क्लॉज के अंदर, प्रोवाइडो फर्दर, फर्स्ट क्लॉज क्या था, फर्स्ट प्रोवाइडो क्लॉज क्या था ये वाला, सेकंड प्रोवाइडो क्लॉज ये बोला, ये वाला है प्रोवाइडेड फर्दर, अगर आपके पास इनएडिक्वेट या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट हो, अगर आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं, एन एग्जांपल इस साल मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हो सकता है ना एक साल, लाइक इस साल कोरोना वायरस का इतना केस चल रहा है, बहुत कम लोग का प्रॉफिट होने वाला है, तो इस साल अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ हमारे पास, तो क्या हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, तो भी दे सकते हैं, बट क्या है, मे डिक्लेयर, कंपनी चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है, मे डिक्लेयर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी लास्ट उसके पहले साल में जो भी अर्न किया ना उसमें से वो डिविडेंड निकाल कर उसमें से वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से वो डिविडेंड दे सकता है, लेकिन फिर वही कंडीशन होगा, उसको पहले डिप्रेशन चार्ज करना पड़ेगा, फिर ये सब अर्निंग को नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ओके, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से वो डिप्रेशन दे सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है। ओके, अगर इस वाले में से अगर पे करना है, नॉट इस वाले को पे करना है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। इनएडिक्वेसी और एब्सेंस के केस में अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, उसके बाद भी हम डिविडेंड देना चाहते हैं, तो हमको ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, फिर हम दे सकते हैं। तो ये चार कंडीशन क्या है, रूल्स क्या बोल रहे हैं,
रेट ऑफ डिविडेंड 3 ईयर, मतलब मैंने आज के ही कौन सा साल 2020 चल रहा है, अब सपोज 2019, 18 एंड 17, इन तीनों सालों का डिविडेंड देखेंगे क्या रेट से डिविडेंड दिए। एक साल दिए थे हमने 5%, एक साल दिए थे 10%, एक साल दिए थे 20%। इन तीनों का एवरेज ले लेंगे जोड़ के बीच में, ठीक है। जो भी परसेंटेज आएगा ना उस परसेंटेज से कम रखना होगा हमको अपना डिविडेंड। ओके, एग्जांपल तीनों साल हम 10% रखते हैं, इजी हो जाएगा, वो फ्रिक्शन में आता है 10 प्लस 10 प्लस 10, हर साल 10% देते हैं, 30 आ गया बाई 3, 10 आ गया। ये 10% से नीचे ही रखना होगा हमको इस साल का डिविडेंड। अब ऐसे नहीं कि इस साल मेरा मतलब पीछे ये 2019 में 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, 2018 में 10%, 2017 में 10%, तीनों साल हम 10-10% दे रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज निकालना तो आता होगा ना, 1 2 3 बाई 3 डिवाइड कर देते हैं। तो ये जब तीनों को डिवाइड किए तो कितना जोड़ के डिवाइड किए तो आया मेरा 10%। तो ये 10% हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आप डिविडेंड देने के लिए 3 साल का एवरेज डिविडेंड निकालेंगे, 3 साल का एवरेज डिविडेंड निकालेंगे, एंड उस डिविडेंड से कम डिविडेंड रेट इस साल का होगा, उस डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं हो सकता है इस साल एट एनी कॉस्ट, एट एनी कंडीशन। ओके, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, अगर इन केस कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड दिया ही नहीं हो, कंपनी के लिए मैंडेटरी थोड़े कि हर साल डिविडेंड दे, हो सकता है इस साल ना दिया हो। तो अगर कंपनी इस साल डिविडेंड दे ही ना, मतलब 3 सालों में डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, डिविडेंड नहीं दिया है तो ये रूल एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसको ये रूल को कंप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इन दैट केस। सो फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया। डिविडेंड रेट चेक करेंगे, डिविडेंड रेट देखेंगे भाई, जितना भी 3 साल का रेट है इमीडिएट प्रेसिडिंग 3 ईयर, इस साल से एकदम इमीडिएट, इस साल जस्ट पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, ऐसे पिछले साल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट हम लोग निकालेंगे डिविडेंड के लिए। अमाउंट का बारे में बात आया ना, क्योंकि अभी ये चीज कंफ्यूज करेगा, अमाउंट वर्ड यूज आया है ना, जब अमाउंट निकालना है ना तो हमको फ्री रिजर्व को कंसिडर करना होगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट चाहिए हमको। अमाउंट के बारे में बात करेंगे तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख, फ्री रिजर्व कितना है, 2 लाख, मतलब 7 लाख हो गया टोटल। 7 लाख का 1/10 निकालेंगे, कितना होता है 7 लाख का 1/10, 70,000। तो ये 70,000 रुपीज हम चाहे तो आप डिविडेंड के रूप में पे कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम डिविडेंड दे सकते हैं। एनी वन नहीं बोला गया है, ऑल 4 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास 7 लाख रुपीज थे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 2 लाख रुपीज थे 5 लाख के पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 2 लाख के फ्री रिजर्व के इनटू 1/10 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 लाख 73, 70,000 रुपए मेरे पास आ गए। मतलब अब ये 70,000 रुपए तक का ही डिविडेंड हम दे सकते हैं, अमाउंट का बारे में बात कर रहे हैं, 70,000 के अमाउंट तक का ही डिविडेंड दे सकते हैं, उससे ज्यादा का डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। ओके, वट एवर स्टिल अगर ये कंडीशन के अंदर है, मान लो अगर हम 9% डिविडेंड दे रहे हैं, बट 9% देने के बाद मेरा अमाउंट 70,000 से ज्यादा हो जाता है तो नहीं दे सकते 9%, उससे कम करना होगा हमको, ये अमाउंट के अंदर रखना होगा अपनी लिमिट को। क्लियर, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट, अमाउंट सो ड्रॉन फर्स्ट टू सेट ऑफ लॉसेस। जो भी लॉस है ना, उस लॉस को पहले सबसे पहले हटाना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है इसमें, ठीक है, बैलेंस ऑफ रिजर्व शैल नॉट बी फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसमें ना फ्री रिजर्व वर्ड यूज किया गया है और इसमें फ्री रिजर्व वर्ड यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व का जो बैलेंस है, जब रिजर्व वर्ड यूज कर दिया गया है तो रिजर्व को कंसिडर नहीं करेंगे। तो रिजर्व कितना होना चाहिए, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल मेरे पास यहाँ पे कितना था, 5 लाख था, 5 लाख के 15%, ओके, उससे कम नहीं हो जाए, उससे कम नहीं जाना चाहिए मेरा रिजर्व किसी भी कंडीशन में, एट एनी कॉस्ट। मेरा रिजर्व जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल का 15% निकालेंगे, उससे नीचे नहीं देना चाहिए। मतलब मेरे पास रिजर्व में एन एग्जांपल 50,000 थे, 50,000 थे, ओके, जो भी मेरा पेड अप शेयर कैपिटल जितना भी था, ओके, रिजर्व शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 15% पेड अप शेयर कैपिटल निकाला मैंने अपने, ओके, उससे कम नहीं जाना चाहिए रिजर्व, ये रिजर्व वाला पॉइंट मेरा, उससे नीचे चला जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हम लोग अलाउ हो जाएगा कि भैया अब इतना अमाउंट, छोटा सा अमाउंट निकल जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट, इसमें कुछ ज्यादा निकल गया, इसमें ज्यादा निकल गया, सब कुछ को देखते देखते जो छोटा सा अमाउंट निकल जाएगा सिर्फ वही अमाउंट डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो। इस साल प्रॉफिट नहीं है फिर भी देना चाहते हैं तो ये कंडीशन है, अदरवाइज अगर आपके पास प्रॉफिट है तो जितना मन करो उतना लुटा दो, कोई दिक्कत नहीं है,
से मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया, हम सारा लुटा देंगे, लुटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को क्या इशू है इसमें, गवर्नमेंट को क्या इशू होगा, है ना। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड आल्सो, फिर से एक प्रोवाइडर क्लॉज इसी के अंदर, इस क्लॉज के अंदर डाला गया है, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पे फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व। जो भी डिविडेंड पे होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से पे होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कोई स्पेसिफिक रिजर्व है उससे पैसा निकाल के यूज कर दिए, राइट। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब सीआरआर का नाम सुनो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बाईबैक वाला चैप्टर याद कीजिए। सो फ्री रिजर्व का मतलब जो भी रिजर्व, जो भी अमाउंट, जो भी रिजर्व फ्रीली मेरा यूज किया जा सकता है सिर्फ उसको यूज कर सकता है। स्पेसिफिक रिजर्व को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे इसके अंदर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 इसके अंदर ये डिफाइन किया गया फ्री रिजर्व को। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या हो गया, जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिजर्व डाला गया है। पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस मतलब लाइक सीआरआर बोल दिया, ओके, डिवेंचर के लिए रिजर्व बनाते हैं, तो ये सारे रिजर्व अलाउड ही नहीं है, ये सारे रिजर्व को हम यूज नहीं करते। रिवैल्यूएशन वाले रिजर्व, ओके, अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, ये सब वाले रिजर्व अगर ऐसे मतलब ऐसा कुछ भी अमाउंट है तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर सकते फ्री रिजर्व के रूप में, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 के अंदर ये डेफिनेशन दिया गया है कि जो भी स्पेसिफिक रिजर्व है या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व है आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। शॉर्ट में मैं बता दिया, आप उसको देख सकते हो। ये वाला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरिम डिविडेंड सबसेक्शन 3 बोलता है, सबसेक्शन 1 क्या बोला था, 123 का सबसेक्शन 1 बोला था सोर्सेज के बारे में, कैसे डिविडेंड देना है। सबसेक्शन 2 बोला था शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन देना है। सबसेक्शन 3 बोल रहा है इंटरिम डिविडेंड के बारे में। तो सबसेक्शन 3 इंटरिम डिविडेंड के बारे में क्या बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड during any financial year or at any time during the period from the closure of financial year till holding the annual general meeting out of the surplus in the profit and loss or out of the finance year for which such interim dividend is sought to be declared or out of the profit generated in a finance year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend। ये लिखा हुआ, ये आपके बुक में भी होना चाहिए, नहीं है तो भाई पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, ओके। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना चाहिए, उम्मीद तो है मिल जाना चाहिए। सो इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। तो बोर्ड चाहे तो बोर्ड में डिक्लेयर, बोर्ड चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम आईडी का मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मत समझ लेना, इंटरिम डिविडेंड है। बोर्ड चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट एनी टाइम, कभी भी कर सकता है, लेकिन ईजीएम से पहले करना होगा, यही कंडीशन है। हमको अपने ईजीएम जब भी होल्ड करेंगे ना उससे पहले हमको अपना ये वाला इंटरिम डिविडेंड है ना ये दे देना चाहिए, क्योंकि एजीएम के दिन हम लोग फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। एजीएम से पहले जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया वो सारे डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड होंगे, ओके। तो एजीएम से पहले डिक्लेयर किया, इसमें लीगल वर्ड्स क्या क्या दिए हैं, मैंने इसको शॉर्ट में एक लाइन में कंसीडर कर दिया, ठीक है। लीगल वर्ड क्या बोले गए, बोर्ड क्या कर सकता है, मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट एनी फाइनेंशियल, किसी भी फाइनेंशियल में, एट और एट एनी टाइम, कभी भी कर सकता है, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंस ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, क्लोजर ऑफ फाइनेंस ईयर से जो ईजीएम है उसके बीच में कभी भी कोई भी ये कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा इंटरिम डिविडेंड हो रहा है, लेकिन ईजीएम से पहले होना चाहिए। ईजीएम के बाद हो गया तो फिर तो झमेला हो, तो मतलब ईजीएम के दिन हो गया मतलब तो फाइनल हो गया, है ना। आउट ऑफ द सरप्लस, जो भी सरप्लस वगैरह, फिर वो सोर्सेज के बारे में बात किया, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। बोर्ड क्लियर कर लिया, इंटरिम डिविडेंड कैसे देना है, आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोग हो गया, ओके। नेक्स्ट, फिर इसमें प्रोवाइडर क्लॉज डाला गया, कंपनी इनकर लॉसेस, अगर कंपनी लॉस इनकर कर रही है इस क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब समझते हैं ना, अरे 3 महीने 4 महीने समझते हैं। सो क्वार्टर में, इस क्वार्टर के अंदर अगर लॉस हो गया मेरे को, या फिर कंपनी इस साल पूरा लॉस ही कर रहा है, तो भी क्या इंटरिम डिविडेंड दे सकता है। नो क्वेश्चन आता है, कंपनी देगा क्यों इंटरिम डिविडेंड, पागल है क्या, लॉस सर कर रहा है फिर भी डिविडेंड देगा, बिल्कुल देता है। कंपनी अपना मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए डिविडेंड देता है कि मेरे शेयर होल्डर्स डिमोटिवेट ना हो जाए कि यार कंपनी लॉस करिए कुछ नहीं करेगी। अगर लॉस के सिचुएशन में भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब समझ रहे हो कंपनी का फ्यूचर प्लान बहुत सेट है, तब तो कंपनी डिविडेंड दे रहा है ना, कंपनी को बोर्ड के ऊपर लोग का भरोसा बढ़ेगा था कि हाँ यार कंपनी कुछ अच्छा कर रहा है, तो कंपनी का इज्जत रेपुटेशन बढ़ेगा, शेयर प्राइस फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है, चांसेस रहता है। सो इसलिए कंपनी लॉस के केसेस में भी डिविडेंड देती है ना। लॉस के केसेस में अगर इंटरिम डिविडेंड देना है तो एक कंडीशन है सिर्फ, ओके, सिर्फ वन कंडीशन है। व्हाट इज दैट कंडीशन, कि आपका जो डिविडेंड होगा, सच इंटरिम डिविडेंड, आईडी मतलब इंटरिम डिविडेंड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट समझना, वो 149 में आएगा, shall not be declared at the rate average, जो भी 3 इमीडिएट फाइनेंस ईयर का डिविडेंड रेट है ना, शॉर्ट में लिखा हूं, डीआर मतलब डिविडेंड रेट, आईएफआई मतलब इमीडिएट फाइनेंस, इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंस ईयर, छूट गया, इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंस ईयर, 3 इमीडिएट प्रेसिडेंट फाइनेंस ईयर का एवरेज लेंगे,
जो भी डिविडेंड का रेट होगा ना उनका एवरेज लेंगे एंड उस रेट से नीचे रहेंगे। शॉर्ट में बोले तो 3 ईयर का 3 साल का एवरेज डिविडेंड रेट निकालेंगे, उस रेट से नीचे रखेंगे, उस रेट से कम रेट का डिविडेंड हम इशू कर सकते हैं। एन एग्जांपल 3 साल का डिविडेंड रेट आया मेरा 15%। ओके, अब हम इस साल अगर इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं इन केस ऑफ लॉस व्हाट मिलना चाहिए या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए। इन दैट केस सिर्फ इन दो केसेस में उनको अपने 15% से नीचे रखना होगा। 14% दे सकते हैं, 10% दे सकते हैं, 2% दे सकते हैं, 1% दे सकते हैं, सब अलाउड है। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मन करे दे दो भाई, प्रॉफिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉस के केस में सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। यहाँ पे प्रॉफिट था तो कोई दिक्कत नहीं था, जितना भी करना चाहे दे दो, लेकिन लॉस था तो ये 4 कंडीशन आ गया था, है ना। यहाँ पे लॉस है, इंटरिम डिविडेंड के केस में लॉस है, तो ये एक कंडीशन है, सिर्फ ओनली वन कंडीशन। एक सेकंड, ओके। सो लॉस के केसेस में ये वाला हो गया, राइट, प्रोवाइडेड हो गया। अब आते हैं सबसेक्शन 4 के अंदर। व्हाट इज सबसेक्शन 4? सबसेक्शन 4 बोलता है जो भी डिविडेंड, डीआईवी डिविडेंड, आईडी इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन शेड्यूल्ड बैंक। जो भी अमाउंट है ना उसको हम लोग कहाँ पे देंगे? शेड्यूल बैंक में डालेंगे। एसबी मतलब अब एसबीआई मत लगा लेना, शेड्यूल बैंक में डालेंगे 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज। जिस भी दिन डिक्लेयर किए, यहाँ पे वर्ड है फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन। जिस दिन हम डिक्लेयर कर दिया ना उस दिन से 5 दिन के अंदर हमको इसको डाल देना पड़ेगा अपने शेड्यूल बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, वर्ड क्या? द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within 5 days from the date of declaration of such dividend। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया है उस दिन से 5 दिन के अंदर हमको ये पैसा को डाल देना होगा अपने अकाउंट के अंदर, शेड्यूल बैंक के अकाउंट के अंदर। ओके, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट मार्क किया जा सकता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन की स्टडी बहुत घुमा के दिया जा सकता है। कंपनी ने 5 साल, कंपनी 7 दिन के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर दी, क्या कंप्लायंस हो गया है? तो आप बोलोगे हाँ हाँ हो गया क्योंकि 124 पढ़ेंगे ना सेक्शन, उसमें भी 7 दिन का एक कंडीशन आता है, तो हाँ हो गया। तो वहां पे आप फंस जाओगे यार, यहाँ पे 5 दिन था, जब भी 123 के अंदर आओगे ना तो 5 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना। तो आपको बोलना पड़ेगा भाई एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 कंपनी को 5 दिन के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करना था, 7 दिन कर दिए, कंपनी ने देरी कर दिया। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? डिविडेंड शैल बी पेड। किसको डिविडेंड देंगे? सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, एचयूएल मतलब शेयर होल्डर लिखा। डिविडेंड शैल बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। डिविडेंड किसको देंगे? सिर्फ जो मेरे अकाउंट्स में, जो मेरे जो मेंबर्स की बुक है उसके अंदर जिनका नाम है सिर्फ उनको देंगे। ऐसा नहीं कि वो बनने वाला है उसको भी दे दिए, नहीं चलेगा। जो आज की डेट पे मेरे पास है सिर्फ उनको देंगे। क्लियर? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देंगे एंड पेबल इन कैश। कैसे देंगे? कैश में देंगे ना। व्हाट इज मतलब कैश में देंगे? मतलब ऐसे फोन करके बुलाएंगे, हेलो मिस्टर शर्मा आ जाइए, कैश में डिविडेंड 5,000 जाएगी, ऐसे नहीं कर सकते हो। बट कंडीशन क्या? प्रोवाइडेड, एक क्लॉज दिया गया, प्रोवाइडेड क्लॉज, डिविडेंड पेबल इन कैश। जो डिविडेंड पे करना था कैश में आप पे कर सकते हो, चेक में, वारंट में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तीनों मोड अलाउड है। मतलब अब देख रहे हैं ना आज की डेट में सब तो चेक हो गया है, राइट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड डाल दिया गया। मतलब आपको जैसे पे करना है पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6 भी इसके अंदर नीचे आता है जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। सबसेक्शन 6 जंप करके यहाँ चला गया। अगर आप फेल करते हो कंप्लाई करना सेक्शन 73, 74 दैट इज डिपॉजिट का सेक्शन, तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। सबसेक्शन 6 का लैंग्वेज क्या है? A company which fails to comply with the provision of section 73 and 74 shall not, so long as such failure continue, declare any dividend on its equity share। जब तक ये डिफॉल्ट, जब तक ये फॉल्ट जो गलती है ये कंटिन्यू रहेगा तब तक डिविडेंड नहीं दे सकते। अब ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी नहीं देंगे, जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू करेगा तब तक हम डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। क्लियर? सो ये था सेक्शन 723। और SS3 के वीडियो हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, सिर्फ लिखने के लिए यहाँ पे लिख दिया था ताकि पता चल जाए SS3 भी पढ़ना होता है जानकारी के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का एक छोटा सा रिवीजन फटाक से ये कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 में बोला गया था सोर्सेस, कहाँ से डिविडेंड दे सकते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अमाउंट देगा उससे दे सकते हैं। फिर बोले थे अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे भाई? इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो ये 4 कंडीशन होंगे। रेट मेरे 3 ईयर के रेट से कम होने चाहिए। जो मेरा अमाउंट है वो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से कम होना चाहिए। तीसरा, पहले हम लोग सेट ऑफ लॉस को सेट ऑफ करेंगे। चौथा, जो भी हमारे रिजर्व में अमाउंट बचेगा वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से
ये बचना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग बोले थे जो भी डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड वो हम लोग रिजर्व से करेंगे, फ्री रिजर्व से करेंगे, याद आ रहा है। फिर हम लोग बोले थे इंटरिम डिविडेंड के सेक्शन में आ गए थे बोर्ड में डिक्लेयर, बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है इफ वी वांट। इंटरिम डिविडेंड वो सब पॉइंट हमने पढ़ा था कि ईजीएम से पहले कर सकता था, राइट। फिर सबसेक्शन 4 के अंदर बोला था हमें कि जो भी अमाउंट डिक्लेयर होगा वो सबसे पहले शेड्यूल बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा 5 डेज, विद इन 5 डेज। फिर 5 पे हमने पढ़ा था डिविडेंड शैल बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर, सिर्फ रजिस्टर वाले को देंगे एंड कैश में दे सकते हैं। प्रोवाइडो क्लॉज में बोला गया था कि भैया कैश का मतलब आपका चेक वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड कवर्ड है, ठीक है। एंड सबसेक्शन 6 जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अगर आप डिपॉजिट के सेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, 73 74 को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो जब तक कंप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक आप डिपॉजिट नहीं दे सकते, तब तक आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। क्लियर। तो ये तो था हमारा पूरा सेक्शन 123, ठीक है। इसके अंदर जो जो अमेंडमेंट थे, ये वाले अमेंडमेंट वाले सेक्शन थे, बहुत पहले के अमेंडमेंट थे, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ और कुछ अमेंडेड नहीं है। सो इस पीडीएफ का मतलब इस एमसीए की वेबसाइट का लिंक आई थिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा, और अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, ebook.mca.gov.in मारोगे आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप करो। फोन करना आप प्रेफर नहीं करता, मतलब कभी कभी फोन नहीं उठा पाता, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं हर व्हाट्सएप का रिप्लाई करता हूँ। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो जब भी मन करे। वीडियो ठीक लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 124 एंड 125 सोन आगे तक जाएंगे, एंड SS3 का भी वीडियो हम लोग जल्दी कवर करने वाले हैं। सो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।